सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। और आज फिर से ईएमआई वन शॉट का पार्ट 2 लेके आ गया हूं। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने लेंस लॉ को सीखा था, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस करंट क्या होता है, उसके डायरेक्शंस को के बारे में बात कर ली थी। E इज इक्वल टू बवाल वाला फॉर्मूला हमने देख लिया था, बहुत कुछ देख लिया था। स्टार्ट करते हैं आज सेल्फ इंडक्टेंस से, डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक पे। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे, चलते। आइए 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 आइए, स्टार्ट विद द सेल्फ इंडक्टेंस। आज का पहला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। फटाफट से लाइन को पढ़ लेते हैं, फटाफट से लाइन को पढ़ लेते हैं। थोड़ा वन शॉट साइड है तो थोड़ा सा और ट्राई करेंगे कि थोड़ा फास्ट तरीके से चलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। क्या क्या दिया यहाँ पर दिया गया द इफेक्ट इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ सर्किट, द इफेक्ट इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ सर्किट induces an induced EMF or induced current in the same circuit, and this is known as a self inductance। इसी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं सर, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए एक स्लाइड ले लेंगे और यहां पे समझेंगे क्या लाइन लिखा हुआ है। इफेक्ट इन विच चेंजिंग करंट इन अ सर्किट, धीरे धीरे थोड़ा सा समझते हैं। इफेक्ट इन विच चेंजिंग करंट इन अ सर्किट इंड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन द सेम सर्किट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब नहीं समझा सर, इसका मतलब नहीं समझा सर, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे समझते हैं। आइए आइए, ध्यान दीजिए। वो क्या कहना चाहता है, जैसे ये एक लूप है बराबर। इस लूप में अगर मैं ये कहूं कि करंट इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है, देखना ध्यान से। कांस्टेंट करंट नहीं फ्लो हो रहा है, याद रखो पहली बात तो। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगा। करंट कांस्टेंट नहीं फ्लो हो रहा, याद रखना इस बात को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि करंट लगातार बढ़ रहा है, करंट इंक्रीजिंग विद द टाइम। करंट, समझो बात को, एक दो बातें मैंने अच्छे समझा दी तो समझ में आ जाएगा। करंट इंक्रीजिंग विद द टाइम, विथ टाइम के साथ लगातार करंट बढ़ रहा है, टाइम के साथ लगातार करंट बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लेते हैं पहले अगर इसमें 0.1 एम्पीयर दौड़ा तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 लगातार करंट बढ़ते जा रहा है सर। और लगातार करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। और लगातार जब करंट बढ़ रहा है 0.1 एम्पीयर, 0.2 एम्पीयर, 0.3 एम्पीयर, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 1, 2, 3, लगातार करंट इस लूप में बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग है। और जब लगातार करंट इंक्रीजिंग होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मतलब ये वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगी, पर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ इंक्रीजिंग होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी अंदर की तरफ इंक्रीजिंग होगा विथ टाइम। ये भी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जा रहा है, जब लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो अब तुम किसके बारे में सोचोगे, अब तुम इसके बारे में सोचो। मतलब ये वही लूप है जो मैंने अभी लिया हुआ है। इस लूप में सबसे पहले क्या हुआ, करंट लगातार बढ़ रहा है, कांस्टेंट करंट नहीं फ्लो हो रहा भाई साहब, करंट इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में। करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो बी भी लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब बी लगातार इंक्रीज हो रहा है, अब सोचो लेंस लॉ के बारे में, इसी लूप के बारे में। अब इस डायरेक्शन को भूल जाओ, अब तुम किसको याद रखोगे, सिर्फ इस बी को याद रखोगे कि बी लगातार अंदर की तरफ इंक्रीजिंग है, बी लगातार अंदर की तरफ इंक्रीजिंग है सर।
लगातार बी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब अब इस कॉइल के लिए फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, लगातार लगातार लगातार, बी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो अब लेंस लॉ सोचो, अंदर जीना चाहता है तो बाहर बुला के मार दो, वीडियो नंबर 1 देख के आओ, पार्ट 1 देख के आओ, लेंस लॉ क्या होता है देख के आओ, तभी जाके समझेगा ये, नहीं तो नहीं समझेगा ये। लेंस लॉ देख के आओ सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये क्या समझना है कि यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई कि करंट हमने इंक्रीजिंग वाला करंट दे दिया, तो लगातार बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब इस बी को बना लिया और इस लूप को बना लिया। अब सोचो कि बी लगातार बढ़ रहा है, तो ये वाला बी इसमें इंड्यूस करंट बना देगा। तो बी अंदर की तरफ जाना चाहता है, जीना चाहता है, अंदर की तरफ इंक्रीजिंग है, तो बाहर की तरफ अपोज कर दो, बाहर की तरफ अपोज कर दो। तो मतलब इसमें जो इंड्यूस करंट होगा, अगर तुम लेंस लॉ पढ़ के आए हो तो तुमको समझा होगा कि जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट में बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में बनेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, आई इंड्यूस्ड। आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसा होगा, इंड्यूस का डायरेक्शन ऐसा होगा। मतलब इसी लूप में सर, मतलब ये है कि सर इसी लूप में, सर इसी लूप में हम सर ये भी बना सकते हैं, इसी लूप में याद रखो, इसी लूप में हम बता सकते हैं कि ये वाला करंट जो है वो इंक्रीजिंग है टाइम के साथ, ये इंक्रीजिंग है टाइम के साथ, ये टाइम वाला करंट है जो एक्चुअल करंट है। बट इस इंक्रीजिंग करंट की वजह से अंदर भी क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, और जब अंदर भी इंक्रीज हुआ तो हमने बोला क्या बोला, हमने बोला एक काम करो बाहर की तरफ आ जाओ, बाहर की तरफ इंड्यूस करंट बाहर की तरफ बन जाएगा। तो इंड्यूस करंट जो होगा आई इंड्यूस ऐसा बन जाएगा, आई इंड्यूस इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। हमेशा होगा क्या ऐसा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता हमेशा। अगर अब मैंने एक कंडीशन और दे दी, मैंने इसी का, मैं एक उल्टा केस समझ में आता है, एक इसी का क्या समझा कि नहीं यार, पक्की बात, एक बार फिर से बोल दूं, करंट इंक्रीज हो रहा लगातार टाइम के साथ, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को एक अंदर जाने वाली इंक्रीजिंग वाली मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड मिली तो इसके वजह से फ्लक्स की वजह से लेंस लॉ लगा दिया। अभी लेंस लॉ मैं अभी नहीं बताऊंगा सर, अभी इस लेंस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे नहीं। अगर लेंस लॉ तुम नहीं देख के आओ तो सीख करके आओ, नहीं तो तुमको ये नहीं समझेगा, सिंपल सी बात है, लेंस लॉ के ऊपर ही आधार है, बट थोड़ा अलग तरीके से लग रहा है। लेंस लॉ सीख के आओ, पार्ट 1 की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख करके आओ सर। आगे देखो, आगे एक केस और देखो। अगर इसी लूप में मैं एक काम कहता हूं, मैं बोलता हूं कि इसी लूप में क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन का करंट ले लो, इसी डायरेक्शन का करंट ले लो, और अब मैं करंट को क्या बोलता हूं कि करंट जो है वो डिक्रीजिंग है विथ टाइम। अब करंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, अब करंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, अब करंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। अब करंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, जैसे मान लेते हैं 10 एम्पीयर, तो 10 एम्पीयर से क्या हुआ 9.9, 9.8, 9 पॉइंट, हाँ 9.8, 9.7, 9.6, लगातार करंट डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा। तो मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो तो अंदर की तरफ ही बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही बनेगी सर, पर इस बार मैग्नेटिक फील्ड सर वो भी डिक्रीज हो रहा है, इस बार सर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग विथ टाइम, डिक्रीजिंग विथ टाइम सर, विथ टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है सर। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ डिक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ डिक्रीजिंग है सर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है तो सर वापस से वही गेम आप करोगे। अब सर एक बार मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया डिक्रीजिंग वाली, तो आप इस करंट को भूल जाया करो और आप इंड्यूस करंट के बारे में सोचो, थिंक अबाउट इंड्यूस करंट। सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इस बार डिक्रीजिंग है, ओहो अंदर की तरफ मरना चाहता है तो अंदर की तरफ करंट दौड़ा करके इसको सपोर्ट कर दो, अंदर की तरफ डाइंग करंट है तो अंदर की तरफ सपोर्ट कर दो। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ सब लेंस लॉ की है, जो ने लास्ट लेक्चर में सिखा चुका वीडियो नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से, रगड़म पट्टी हमने करी है, याद रखो।
तो डेफिनेटली सर अगर बी डिक्रीजिंग है अंदर की तरफ, मतलब सर इस करंट को सपोर्ट कर दो सर, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा सर, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे ही होगा सर, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन सर ऐसे ही होगा। सपोर्ट कर दो सर, उसी को सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो। मतलब सर अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो पक्का इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे ही बनाएंगे, डेफिनेटली ऐसे ही बनाएंगे। आई इंड्यूस का डायरेक्शन ऐसे होगा सर, आई इंड्यूस का डायरेक्शन ऐसा ही होगा, आई इंड्यूस का डायरेक्शन ऐसा ही होगा, डेफिनेटली यही होगा सर। सर यहाँ पे आपने 4 केसेस पहले आपने बना के रखे थे आपने, सर यहाँ पे आपने वही बना के रखा है, देखो ध्यान से देखो तो वही है ना, करंट इंक्रीजिंग विद टाइम टी, करंट इंक्रीजिंग विथ टाइम टी, करंट इंक्रीजिंग विथ टाइम टी। तो इस जैसे अगर अभी ये क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल कि इस लूप में आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ, अगर ऐसा किसी ने पूछ लिया, किसी ने क्या एग्जाम में पूछेंगे, डेफिनेटली पूछते हैं कई बार कि अगर अभी ऐसा पूछ लिया कि भाई करंट इंक्रीज हो रहा है इस लूप में, अभी सेल्फ इंडक्टेंस के थ्रू आप बताओ, तो सबसे पहले क्या करोगे, इस करंट की वजह से सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये करंट अगर इंक्रीजिंग है लगातार, तो इसकी वजह से पहले सबसे पहले देखो कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कैसे बनती है, बाहर बनती है अंदर बनती है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन गई। अब अगर करंट इंक्रीज हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है तो करंट इंड्यूस करंट ऐसे दौड़ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले वही तो बताया मैंने, आई इंड्यूस, अभी हम यहाँ पे वही किए तो क्या, ये वाला केस वही तो है ना, सेम केस है ना वो जो हमने वहां पे दिखाया, बराबर सेम। अब यहाँ पे ये भी मैंने दिखा दिया कि करंट अगर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बट करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसको उधर ही सपोर्ट कर दो, तो इंड्यूस करंट। देखो ये सब लेंस लॉ है बस भाई साहब, पूरा का पूरा लेंस लॉ लग रहा है, तुम थोड़ा सीख लो इसको, ठीक है, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम वीडियो नंबर 1 से सीखोगे। हाँ अब ये वाला डायरेक्शन ले लेते हैं, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई, करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है, करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है, करंट लगातार इंक्रीज होता है मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है, और अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे, इस फ्लक्स को क्या करोगे, अपोज करोगे, तो अंदर की तरफ क्या कर दो, करंट दौड़ा दो, अपोज करना है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, आई इंड्यूस्ड। इसमें क्या हो रहा है, बाहर की तरफ करंट डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो उसको सपोर्ट करो, तो करंट ऐसे दौड़ा दो, तो इंड्यूस करंट ऐसे दौड़ेगा। इसको बोलेंगे आई इंड्यूस, यहाँ पे लिख दूं, ये ग्रीन वाले को आई इंड्यूस बोलेंगे, इसी को सपोर्ट कर दो क्योंकि डिक्रीज हो रहा है बेचारा, जीना है तो जी रहा है तो जीने मत दो, मर रहा है तो मरने मत दो, ये सब बातें हमने सिखा चुके हैं, पक्की बात। काम करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इसका लो, इसका भी ले लो, अच्छे से समझ लो, इसका भी ले लो, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। आगे चले, देखो अब ये देखो, ये थोड़ा देखो, यहाँ पे भी चीजें समझनी है, यहाँ पे भी चीजें समझनी है, ठीक है। यहाँ पे बोला डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और और करंट, डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, ये जो और के बाद ये दोनों वर्ड दूसरों को भी जाते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। 2 केसेस लिए हुए, तुम कोई भी ले सकते हो, तुम करंट यहाँ से दौड़ाओ, क्या फर्क पड़ता है। अभी सोलोनॉइड, बेसिकली सोलोनॉइड जैसा है, इंडक्टर है, इसको इंडक्टर बोलते हैं, सोलोनॉइड बोलते हैं, इसी में रॉड डालते हैं, सोलोनॉइड बन जाता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है वायर, देखो वायर कैसे घूम रहा है, वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एक बात समझो कि इस बार क्या बोल रहा है, इस बार करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है, पहले सबसे पहले तो तुमको ये आना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। अगर तुम ध्यान से देखो तो करंट, अब तुमको चैप्टर नंबर 10 का लॉजिक याद होना चाहिए, जब सोलोनॉइड मैंने पढ़ाया था तो उसमें याद होना चाहिए कि ये करंट होता है, ये 4 उंगली करंट होता है। जब करंट कैरिंग लूप के लिए जो थंब रूल था, वो 4 उंगली क्या था, करंट था, थंब क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, याद रखो। तो अब करंट ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, तो करंट अगर इंक्रीजिंग है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट जैसा बनती है इसमें। सोलेनॉइड जो होता है, जो इंडक्टर होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बार मैग्नेट जैसा बनती है, तो अगर करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कौन से साइड में इंक्रीजिंग है, कौन से साइड में इंक्रीजिंग है, ध्यान से देखो तो ये साइड में इंक्रीजिंग है, इधर जा रहा है, तो इंड्यूस करंट इसको अपोज कर देगा बेसिकली, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ये ना बनाऊं तो भी काम चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है,
बट हाँ ये सब नहीं बनाता हूँ मैं डायरेक्टली ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर करंट इधर इंक्रीजिंग है, ऐसे इंक्रीजिंग है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर जा रहा है, तो इसको अपोज करना है तो करंट को ऐसे दौड़ाना पड़ेगा। करंट अभी करंट ऐसे दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, अगर करंट ऐसे दौड़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, अगर करंट ऐसे दौड़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। बस समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, पक्की बात। करंट ऐसे दौड़ा दो तो इसमें अगर करंट ऐसे दौड़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है, तो इंड्यूस करंट जो होगा वो ऐसा होगा बेसिकली। अब सोचो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन तो निकाल दिया आपने, किधर जाएगा, तो मतलब इस पूरे पैटर्न में अगर इसको मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं तो नो डाउट इसमें ईएमएफ भी हो रहा है, ईएमएफ बन रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए अगर सोचो करंट ऐसे जा रहा है, सोचो अगर दिमाग लगाओ कि करंट इसमें ऐसे जा रहा है, दिमाग लगाओ कि करंट इसमें ऐसे जा रहा है, आई इंड्यूस्ड करंट इसमें ऐसे जा रहा है, इट मीन्स कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी उसकी इंड्यूस ईएमएफ की हायर वोल्टेज की जो पोलैरिटी है, इंड्यूस ईएमएफ की हायर वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो इस साइड होगी, इंड्यूस करंट की हायर वोल्टेज की पोलैरिटी ये होगा। मतलब इस सिस्टम को तुम ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, इस बात को याद रखो, दिस सिस्टम कैन बी रिप्लेस विद दिस, इस बात को याद रखिए, ठीक है, पक्की बात। और सोचो ये वाला करंट अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रही है, तो करंट ऐसे ही दौड़ा दो ताकि सपोर्ट हो जाए, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो पक्का ऐसे ही होगा, इंड्यूस करंट इसी डायरेक्शन में होगा सर, इंड्यूस करंट। अब सोचो सर करंट अगर ऐसे जा रहा है, अगर करंट किसी वायर में किसी सिस्टम में किसी वायर में करंट अगर ऐसे जा रहा है, आई इंड्यूस्ड इस तरफ जा रहा है, तो मतलब इसकी जो हायर हायर पोलैरिटी होगी वो ऐसे होगी, डेफिनेटली इंड्यूस ईएमएफ की हायर पोलैरिटी ऐसे होगी, तो दिस कैन बी रिप्लेस विद दिस। ये समझने वाली बात होती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाली। बस समझ में आ रही है क्या कर रहा हूँ, पक्की बात, हाँ ना तो बोलो यार, आर यू श्योर। आगे चले अपन, आगे चले, बहुत बढ़िया, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब आ जाते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है, थोड़ा समझो इस बात को कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है। ठीक है, इसमें से करंट दौड़ा, करंट इंक्रीजिंग है, मैं बोलता हूँ कि करंट क्या है, इंक्रीजिंग है, और करंट यहाँ पे इंक्रीजिंग तरीके से दौड़ा एग्रेसिवली, करंट गोल गोल घूम करके दौड़ा, तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा, सोचो सोचो करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड पहले बनेगी सबसे पहली बात तो, और फिर उसी की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है, करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसकी वजह से ही फ्लक्स बनता है। तो इनडायरेक्टली अगर तुम ध्यान से देखो इस चीज को तो तुम कह सकते हो कि करंट के ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है, मतलब करंट और इंड्यूस करंट का, हम ऐसा बोल सकते हैं कि करंट का और फ्लक्स का रिश्ता है डायरेक्टली, और अगर इसका कांस्टेंट की वैल्यू देखी जाए तो इसको बोलते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो एल की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी बताओ, फ्लक्स अपॉन आई। और ध्यान से देखें तो फ्लक्स को क्या कहेंगे, याद रखो, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है। और ध्यान से देखो तो जो एल की यूनिट होगी वो, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर पर एम्पियर, तो इसको बोलते हैं हेनरी, क्या बोलते हैं, हेनरी, एच, ठीक है। तो एल की यूनिट बेसिकली क्या हो जाती है, एच हो जाती है, एच, हेनरी। एल क्या होता है, एल बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस,
आना तो बोलो यार, पक्की बात। क्या निकालना क्या था सर? सेल्फ इंड्यूस जीएमएफ निकालना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस तो निकल गया, एल। सर यूनिट पता लग गई, हेनरी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इंडक्टर, बेसिकली हम लोग इंडक्टर की बात कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द इंडक्टर। एक बात और लिख दूं, एक बार अगर तुमने किसी पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर का इंडक्टर बना लिया, एक बार इंडक्टर बना लिया तो इंडक्टर फिक्स हो जाता है, याद रखना। अगर एक बार तुमने इंडक्टर को बना लिया, इफ इंडक्टर बन गया, इंडक्टर बन गया तो एल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता नो डाउट कि ये शेप और साइज पे डिपेंड कर जाता है, डिपेंड्स ऑन शेप साइज, ऐसा बोल सकते हो तुम। ठीक है, कि शेप और साइज पे और डायमेंशन पे डिपेंड कर जाता है। इंड्यूस निकालना है सर, इंड्यूस ईएमएफ। अभी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू नहीं आई सर अपने को, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू नहीं आई है सर अभी अपने को, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो अपन एक स्लाइड और लेते हैं, एक स्लाइड और लेते हैं। इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालोगे? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बताओ? ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस d∅dt। पक्की बात। फ्लक्स की वैल्यू तुमको क्या मिल गई? फ्लक्स की वैल्यू तुमको मिल गई L इंटू आई इज इक्वल टू माइनस d∅dt इंटू L इंटू आई। और ध्यान से देखोगे तो माइनस L बाहर आ गया, di/dt इज इक्वल टू E। तो सो दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड नो डाउट कि इस L को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? किसके ऊपर डिपेंड करता है? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। क्या यहाँ तक पार्ट समझा? क्या यहाँ तक पार्ट समझा? पक्की बात, आना तो बोलो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो तो किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है बताओ? लिखोगे, खुद से लिख लोगे? शेप और साइज के ऊपर। नोट, शेप साइज बोल दो, शेप और साइज ऑफ इंडक्टर, ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के शेप साइज पे डिपेंड कर जाता है सर, इंडक्टर के शेप साइज पे डिपेंड कर जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। चलो ध्यान दे, ध्यान दे, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें, चलिए। अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी? कॉइल के बारे में सोचो। तो कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस, नो डाउट कि अगर मैं ये कहूं कि इसमें करंट को अगर मैंने इंक्रीजिंग रख दिया, अब तो मैं सिखा चुका हूं ऐसा तुमको कि करंट अगर इसमें इंक्रीजिंग है तो पक्का इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा, इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा। सिंपल सी बात है, करंट इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग है और ये इसका रेडियस r ले लो। ठीक है, अच्छा ये करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ऑफ अ कॉइल, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल। चैप्टर नंबर 10 पढ़ा चुका हूं सर। क्या आंसर बताओ? म्यू नॉट I/2R, ये वैल्यू होती है बराबर। ये वैल्यू तो मैं बता सकता हूँ कहाँ से है, बट मैं बेवजह उस चैप्टर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली मैंने लिख दिया। चैप्टर नंबर 10 आकर के पढ़ो, उसमें बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, फ्लक्स कितना होगा? नो डाउट कि मैं फॉर्मुला लिख चुका हूँ, बट फॉर्मुला आया कहाँ से ये समझो कि फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स होगा वो B इंटू ए से होगा। और अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स ले लूँ, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स ले लूँ इंटू BA cos थीटा ले लूँ तो तभी होगा डेफिनेटली। n की वैल्यू को अगर मैं ध्यान से समझूं
और बी को मैं एज इट इज रखूँ बी इंटू ए, एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, बी के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, तो कॉस थीटा 0 1 हो गया, थीटा कॉस 0 ले लोगे, कॉस 0 डिग्री लेते ही एन बी ए कॉस 0 1 हो जाएगा। अब ये 3 लोग बच रहे हैं, इन 3 लोग में एक फॉर्मूला मुझे मिल गया। अच्छा फ्लक्स की वैल्यू क्या बताओ, फ्लक्स की वैल्यू है एल इंटू आई, एल इंटू आई, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मेरे भाई। एन बी की वैल्यू क्या है बताओ, बी की वैल्यू क्या है बताओ, बी की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एरिया क्या होगा बताओ, एरिया, एरिया पे ध्यान दो तो एरिया होगा डेफिनेटली पाई आर स्क्वायर, बट नंबर ऑफ टर्न्स के लिए देखोगे तो एन आ जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। अब ध्यान से देखो तो ये आर और आर कैंसिल हो गया, बाकी और क्या ही कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। हाँ आई और आई कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी सोचो, एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन पाई, हाँ एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो गया एन पाई आर स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई आर होगा ना बेसिकली, पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, आर बचे ना, आर आर कट हो गया, ठीक है पक्की बात, सिंपल। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो भाई साहब, ये डेरिवेशन आता नहीं है फिर भी याद रखना, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन है थोड़ी ना। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कई बार एमसीक्यू में यही आ जाएगा भाई साहब, कई बार एमसीक्यू में यही आ जाएगा, कई बार एमसीक्यू में यही आ जाएगा, याद रखना कई बार एमसीक्यू में ही आएगा ये। आगे ध्यान दो, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, जिसको ब्रैकेट में लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्या लिखा है इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, या फिर ब्रैकेट में क्या बोलेंगे नो डाउट की कोएफिशिएंट ऑफ सोलेनॉइड। हाँ इसका फॉर्मूला भी उसी से लाया गया, फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई से ही आएगा, तुम खुद से ट्राई करना, म्यू नॉट एन आई लगा करके बी की वैल्यू बी ए कॉस थीटा में लगा करके ला सकते हो, कोई बहुत टफ बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो होता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, सोलेनॉइड के अंदर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है पक्की बात, पक्की बात, हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो, बहुत बढ़िया। तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू जो होगी वो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्मॉल एन आ गया सर, और यहाँ पे सर कैपिटल एन आया था सर। सर हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं सर, कैपिटल एन और स्मॉल एन में कंफ्यूज होते हैं सर, आज ही बता दो थोड़ा सा, आज पूरा अच्छे तरीके से बता दूंगा सर कि कैपिटल एन और स्मॉल एन में कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे नहीं होना बताऊंगा आज के आज, अभी के भी बताऊंगा, अभी के अभी, अभी के अभी। स्मॉल एन स्क्वायर है सर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, सर पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और एल क्या होता है, लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है सर, इसलिए आपने लिख दिया, कई बार वॉल्यूम की वैल्यू दी गई रहेगी और फटाक से एन स्क्वायर के हिसाब से निकाल लोगे। एन का सर एक फॉर्मूला होता है, एन, एन सबसे पहली बात तो मैं ये लिख देता हूँ कि एन को क्या बोलते हैं, थोड़ा समझो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें समझो, थोड़ा सा इसी का पार्ट है, अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। एन को क्या बोलेंगे, जब मैं स्मॉल एन, यहाँ पे फिजिक्स में इन चैप्टर्स में जब भी स्मॉल एन लिखा जाता है, स्मॉल एन, तो इन चैप्टर में तो इसका मीनिंग है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन का मतलब होता है सिर्फ नंबर ऑफ, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन स्मॉल एन भाई बहुत, जितना हो सके उतना अच्छे से समझ लो, जितना हो सके उतना अच्छे से समझ लो, सॉरी स्मॉल एन और कैपिटल एन जितना अच्छे तरीके से समझ सकते हो उतना अच्छे तरीके से समझ लो। पहली बात कैपिटल एन के बारे में सोचो, कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन को किससे मतलब है, कैपिटल एन को किससे मतलब है, कैपिटल एन को किससे मतलब है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स से। अगर मुझे इस रिंग का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना है तो मैं इसी रिंग के ऊपर ओवर थ्रेडिंग करते जाऊंगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना। अगर मैं एक ही रिंग के ऊपर, एक ही रिंग लिया मैंने, एक छोटा सा रिंग लिया ऐसा, इसी के ऊपर वायर लपेट रहा हूँ, लपेट रहा हूँ, लपेट, इसी ऊपर लपेटते जा रहा हूँ, लपेटते जा रहा हूँ, लपेटते जा रहा हूँ, मतलब मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ टन्स, इसको बोलते हैं कैपिटल एन को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ टन्स बढ़ गया। स्मॉल एन क्या होता है सर? अब सोचो, एक नंबर ऑफ टन्स को बढ़ाने का पहला तरीका कि उसी के ऊपर थ्रेडिंग करते जाओ, नंबर ऑफ टन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ टन्स बढ़ गया सर, नंबर ऑफ टन्स, टर्न टर्न टन्स, नंबर ऑफ टन्स टर्न बढ़ गया सर। जैसे ही याद रखो, याद रखो, जैसे ही अगर ये नंबर ऑफ टन्स बढ़ते 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 आगे निकल लें, सुनना ध्यान से, इस बार क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ टन्स एक ही जगह पे बढ़ रहा है, चुक 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 चुक। इस बार क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ टन्स बढ़ेगा पर आगे निकल रहा है, आगे निकल रहा है सर, नंबर ऑफ टन्स बढ़ रहा है सर, नो डाउट, नंबर ऑफ टन्स तो सर बढ़ रहा है, पर ये लोग आगे जा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं सर। मतलब नो डाउट कि यहाँ पे कैपिटल एन इंक्रीज नहीं हुआ, हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स बढ़ गया है, बट उसके साथ साथ लेंथ भी कवर हुआ है। ओ हो, नंबर ऑफ टन्स भी बढ़ा और लेंथ भी कवर हुआ। इस बार एक ही जगह पे लपेटा नहीं सर, इस बार आगे करते चले गए, चुक 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 चुक, ऐसे आगे निकल गए सर, आगे निकल गए इस बार। इसी को बोलते हैं, इसी रेशियो को बोलते हैं कि कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टन्स लेंथ को क्या बोल दिया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन बाई स्मॉल एल इज इक्वल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन को ये वाली बात बोली गई है, कैपिटल एन तो क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ टन्स, पर यूनिट, पर मतलब वही डिवीजन, तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, या फिर मैं इसको अच्छे से और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टन्स अपॉन में लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो अब इसी रेशियो को क्योंकि इसने लेंथ बढ़ा दिया, इसी रेशियो को हमने क्या बोल दिया, इसी रेशियो को हमने बोला नंबर ऑफ टन्स नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। पक्की बात, आना तो बोलो यार, पक्की बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सही सर, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, ये समझा था सर, स्क्रीनशॉट लिया था, ये समझा था सर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया सर। स्टार्ट विद दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है सर, बात करते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर बना है सर, आगे जाकर ट्रांसफार्मर इसी की वजह से बना हुआ है सर, आगे जाकर ट्रांसफार्मर इसी की वजह से बनता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है देख लो फटाक से, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग बट द, इट इज द फिनोमिनन, अच्छा आराम से पढ़ते हैं, इट इज द फिनोमिनन, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, एक प्रोसेस है ये, ठीक है, सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट। ओ हो, इंड्यूस करंट भी बनाता है और इंड्यूस ईएमएफ भी बनाता है। और क्या लिखा हुआ है, इन वन कॉइल, एक ही कॉइल में बनाएगा, एक बार में एक ही कॉइल में बनाएगा, बट ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। ओ हो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, पढ़ो 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 पढ़ो, उल्टा पढ़ो। इन नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से किसी और कॉइल में उसने इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट बना दिया। ईएमएफ बना तो करंट बनाना भाई साहब, दोनों में से कोई एक ही बोलो, इंड्यूस करंट बोलो चाहे इंड्यूस ईएमएफ बोलो, बात एक ही है। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल, पड़ोसी वाले, पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं तो इसके वजह से मैं झगड़ा करने लग जाऊंगा, ऐसा कुछ चल रहा है। क्या करते हैं, दो कॉइल ले लेते हैं, दो कॉइल,
ले लो कॉइल, ले लो कॉइल, ले लो कॉइल, ले लो, ले लिया कॉइल। ठीक है, इन कॉइल्स को आमने सामने रखते हैं, इन कॉइल्स को आमने सामने रखते हैं, इन कॉइल्स को थोड़ा सा आमने सामने रखते हैं। इन कॉइल्स को आमने सामने रखते हैं। अब ये कॉइल को देखो, ये कॉइल क्या है, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल 1, कॉइल 1। ये कॉइल क्या है, कॉइल 2 है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, या फिर फर्स्ट कॉइल, कॉइल 1, कॉइल 2। अब इसमें मैंने बोल दिया कि करंट इसमें दौड़ा, इसमें जो करंट दौड़ा, सोचो ये करंट ऐसे दौड़ रहा है, मतलब कॉइल ऐसी है, इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो ऐसे दौड़ने के लिए मैं करंट ऐसे डायरेक्शन ऐसे दिखा देता हूँ। करंट ऐसे दौड़ रहा है, थोड़ा फील करना भाई, करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो सोचो फ्लक्स इधर आएगा, फ्लक्स इधर आएगा, डेफिनेटली इधर आएगा फ्लक्स, डेफिनेटली फ्लक्स इधर ऐसे पास होगा। ओहो हो, एक मिनट, ये कांस्टेंट करंट नहीं है, लगातार करंट इंक्रीज हो रहा है, तो लगातार फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स इसके लिए चेंज होगा सेकेंडरी वाली के लिए, और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओहो हो, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो, क्या बोलते हो यार? ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसमें करंट दौड़ा, इसमें इसके पास कुछ भी नहीं है, बेचारा अकेला है, जिंदगी में अकेला सर। बाजू पड़ोसी वाले कॉइल में, पड़ोसी वाले कॉइल में करंट चेंज हुआ, जिसके वजह से फ्लक्स इधर आया, इधर करंट चेंज तो इधर फ्लक्स, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। करंट चेंज होते रहना चाहिए, 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 तो फ्लक्स चेंज होते रहेगा, फ्लक्स चेंज होते रहेगा, फ्लक्स चेंज होते रहेगा। और जब फ्लक्स चेंज होते रहेगा, जब फ्लक्स, सोचो इसमें करंट चेंज हो रहा है लगातार, तो इसमें फ्लक्स, इसमें लगातार करंट चेंज हो रहा है, करंट, तो फ्लक्स 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 चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसको इसको क्या मतलब, इस बेचारे को क्या, भोला वाला आदमी, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होते ही भाई साहब ने करंट बना दिया, भाई साहब ने करंट बना दिया, भाई साहब ने करंट बना दिया, इंड्यूस ईएमएफ बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कि एक कॉइल लेके आओ, दूसरी वाली कॉइल में कुछ कुछ भी नहीं है, इस कॉइल में कुछ भी नहीं है, एक कॉइल लेके आओ, इसमें करंट दौड़ रहा है, और इसके करंट, इसमें करंट दौड़ रहा है और चेंज हो रहा है, इसमें जो फ्लक्स बना वो फ्लक्स की वजह से करके तरीके में मेरे पास तो करंट आ गया मेरे पास, ऐसा वाला फिनोमिना समझो, होता है ऐसा, ऐसा होता है, प्रैक्टिकली जाके करके देख लेना। और इसी की वजह से ट्रांसफार्मर बना है, इसी की वजह से ट्रांसफार्मर बना है सर, याद रखो। आगे चले, आगे चले, बोलो आगे चले, थोड़ा देखते हैं आगे की थोड़ी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। इंड्यूस ईएमएफ और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं, इंड्यूस ईएमएफ और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं। ठीक है, नो डाउट कि जैसे मैं ये कॉइल बोलता हूँ कि ये कॉइल 1 है, कॉइल 1 है, ठीक है। आहा आहा, जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे, आहा संग हूँ तेरे, आहा संग हूँ तेरे, आहा। समझा कि नहीं यार? पक्की बात भाई साहब, गाने मत सुनो, ये देखो मैंने गलती से ऐसा बना दिया था, मैंने जानबूझ के करंट ऐसे दौड़ा है कि इसमें अगर करंट ऐसे दौड़ेगा तो फ्लक्स नीचे आएगा, नीचे की तरफ चेंज होगा, फ्लक्स जब नीचे आएगा तो भाई साहब इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। नंबर 1 और 2 क्या है, ये प्राइमरी कॉइल, कॉइल 1, कॉइल 2। मैं ये कह सकता हूं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि करंट इन प्राइमरी कॉइल, सुनना ध्यान से, करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ, सॉरी ऐसा बोलेंगे,
सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी मतलब वन, कॉइल वन, करंट इन प्राइमरी कॉइल या फिर करंट इन कॉइल वन इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। करंट इन लिख देता हूं मैं, करंट इन, करंट इन, करंट इन लिख देता हूं कि करंट करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल वन इंड्यूसेस ईएमएफ, इंड्यूसेस ईएमएफ, induces in secondary coil। हो सेकेंडरी कॉइल, कॉइल टू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। ध्यान से देखिए सर, तो ईएमएफ नो डाउट कि सर ईएमएफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसकी वजह से, प्राइमरी कॉइल के करंट को I1 बोल दिया, उसकी वजह से जब इसमें जो ईएमएफ बना वो E2 बना, तो E2 इज इक्वल टू हम लोग जो लिखेंगे सर M इंटू I1 लिखेंगे। और कमाल की बात है सर, M की वैल्यू याद रखो, मैंने काफी डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, काफी डायरेक्ट लिख दिया, काफी डायरेक्ट लिख दिया। मुझे फ्लक्स के हिसाब से लिखना चाहिए, थोड़ा फ्लक्स के हिसाब से लिखना चाहिए, इसको थोड़ा सा फ्लक्स के हिसाब से लिखो, थोड़ा ऐसा लिख दे, देखो ऐसा लिख देते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ नो डाउट कि सेकेंडरी कॉइल में बनेगा, बट सेकेंडरी कॉइल में ही तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स भी तो सेकेंडरी कॉइल में चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी सेकेंडरी कॉइल में चेंज हो रहा है, तो मुझे फ्लक्स के हिसाब से फॉर्मूला लिखने हैं, ठीक है, फ्लक्स के हिसाब से। तो अगर मैं फ्लक्स के हिसाब से लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि फ्लक्स जो हो रहा है चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, किसकी वजह से, करंट इन प्राइमरी कॉइल की वजह से, करंट इन प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू I1। ये फ्लक्स के फॉर्मूले को याद रखो अभी के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस में फ्लक्स का फॉर्मूला यही है, ठीक है। और अब ध्यान दोगे तो M इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू फ्लक्स, देखो फ्लक्स टू लिखा है मतलब फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, I1 लिखा है मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल, E2 लिखा है मतलब करंट इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, कॉइल टू। याद रखो ये सब, लिख लेना अच्छे से, मैं तो बोल दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, M इज इक्वल टू फ्लक्स टू अपॉन I1, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेबर अपॉन एम्पियर, वापस से वही यूनिट आ जाएगी हेनरी, तो इसकी यूनिट भी हेनरी ही है, याद रखो इस बात को। एम की, इसी को, इस कैपिटल एम को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल अरे यार क्या हो रहा है, ये हाथ फिसल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। ईएमएफ देखो, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅/dt और माइनस d/dt, फ्लक्स कितना है बताओ, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फ्लक्स टू, देखो हाँ इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, थोड़ा अच्छे से लिखो इसको, जैसे ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅/dt हम लोग लिख सकते हैं, बात सही है, बट मुझे एक बात पता है ना, मुझे पता है कि ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होगा उसी की वजह से तो ईएमएफ बनेगा, और सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, याद रखो उसका फॉर्मूला क्या है, M इंटू I1, M बाहर आ जाएगा, di1 अपॉन dt इज इक्वल टू E2,
तो क्या दिख रहा है साफ साफ कि चेंज इन करंट इन, देखो अभी जो लाइन हमने पढ़ी ना, वो जो लाइन हमने पढ़ी ये साफ साफ दिख रहा है, देखो क्या दिखा हुआ, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल या फिर नेबरिंग कॉइल, उसकी वजह से इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ईएमएफ बन रहा है सेकेंडरी कॉइल में। ये साफ साफ सबूत है भाई इस बात का, ये साफ साफ सबूत है भाई इस बात का, ये साफ साफ सबूत है भाई इस बात का, साफ साफ सबूत है भाई इस बात का। ये याद रखना है तुमको, क्या क्या याद रखना है, जिसको मैंने बॉक्स बनाया वो सब याद रखना है, जिसको मैंने बॉक्स बनाया वो सब याद रखना है। इसी का उल्टा भी कर सकते थे हम लोग, अगर हम चाहते तो इसका उल्टा भी कर सकते थे, निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। इसका उल्टा भी थोड़ा सोचो, अगर हमने करंट प्राइमरी कॉइल में दौड़ा, सेकेंडरी में दौड़ा होता और फ्लक्स प्राइमरी में जाता और प्राइमरी में कॉइल 1 में इंड्यूस ईएमएफ बनता, तो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर हम सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करेंगे, सॉरी सेकेंडरी कॉइल में अगर हमारा करंट चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा प्राइमरी कॉइल में, फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में, तो फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स, मतलब फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल किसकी वजह से होगा, करंट इन सेकेंडरी कॉइल की वजह से। मतलब अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज हुआ, चेंज इन करंट इन सेकेंडरी कॉइल, चेंज इन करंट इन सेकेंडरी कॉइल, याद रखना, चेंज इन करंट इन सेकेंडरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। इन डब्बों को याद रखें, इन डब्बों को याद रखें, ये लिखने आना चाहिए आपको, ये अच्छे से थ्योरी वेरी बना करके लिख लेना भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस में कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान चीज है, कोई टफ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी टफ बातें नहीं की मैंने, कोई भी टफ बातें नहीं की, एकदम बुक की ही बातें पढ़ा रहा हूँ, आसान आसान चीजें पढ़ा रहा हूँ, आसान आसान एकदम हल्वा हल्वा चीजें पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ये सब तो हो गया ना, ठीक है, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया, डन 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 डन, ठीक है, अच्छे से लिख लो भाई, पहले लिख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया सर, ध्यान देते हैं। वक्त आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही है कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक सेंटर से दो सर्कल, एक ये बना, फिर इसी सेंटर से दूसरा सर्कल, तो अभी दोनों जो सर्कल होंगे दोनों कॉइल का सेंटर सेम है, तो दैट इज कॉन्सेंट्रिक, तो वहां पर है, ठीक है, सिंपल, बहुत बढ़िया। इसमें क्या याद रखना, सिर्फ डायरेक्टली म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एम की वैल्यू, इसमें कैपिटल एम की वैल्यू ही याद रखनी है बस। क्या फॉर्मूला है, पहले देख लो, दो कॉइल्स हैं, इस कॉइल में करंट दौड़ रहा है, पहली वाले में करंट दौड़ रहा है, पहले वाले में करंट दौड़ रहा है I1, पहले वाले का नंबर ऑफ टर्न्स N1 ले लिया, दूसरे का नंबर ऑफ टर्न्स N2 ले लिया, बड़ा है रेडियस R, स्मॉल वाले का स्मॉल r रेडियस है, वो दोनों ही कैपिटल R स्मॉल r दोनों रेडियस है। m की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्टली याद रखो, डायरेक्ट याद रखो, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली याद रखो अभी के लिए, ठीक है, पक्की बात, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनॉइड। को एक्सियल का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, को एक्सियल का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, को एक्सियल का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। को एक्सियल मतलब कि जैसे अगर मैं मानता हूँ कि एक सोलेनॉइड मैंने बनाया, अभी एक सोलेनॉइड मैंने बनाया, ये सोलेनॉइड मेरा, ठीक है, जैसे, या फिर मैंने एक सोलेनॉइड बनाया, ये एक सोलेनॉइड बनाया, अब इस एक सोलेनॉइड में सोचो, दिमाग लगाओ, ये एक सोलेनॉइड जो है, इस सोलेनॉइड में सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इस सोलेनॉइड का एक्सिस ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे ही एक दूसरा सोलेनॉइड है जो छोटा सोलेनॉइड है, थोड़ा साइज में छोटा है, अब इसका एक्सिस डेफिनेटली ये वाला रहेगा, भाई साहब इसकी एक्सिस ये रहेगी, डेफिनेटली ये एक्सिस है इसकी। अब सोचो, दिमाग लगाओ कि मैं इस सोलेनॉइड को, देखो ये दोनों एक सोलेनॉइड है, ये एक बड़ा सोलेनॉइड है, एक छोटा सोलेनॉइड है, इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस ये है, मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ, इसके अंदर रखता हूँ और दोनों की एक्सिस को अलाइन करवा देता हूँ। क्या कर देता हूँ, दोनों की एक्सिस को अलाइन करवा दिया मैंने, दोनों की एक्सिस को अलाइन करवा दिया। दोनों की एक्सिस को अलाइन करवा दिया,
इसी को कहेंगे कोएक्सियल, इसी को कहेंगे कोएक्सियल। दोनों का सेम एक्सिस, बहुत बढ़िया से। छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाले का कैपिटल आर। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट n1 n2 इन n1 n2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। एल क्या है, ये लेंथ, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है, पक्की बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डायरेक्टली, अच्छा ये सब सर क्यों बता रहा हूँ सर, डायरेक्टली फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आ जाए तो इसके ऊपर ऐसे ही करना है, ठीक है। अपन वन शॉट में न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं, बाद में न्यूमेरिकल ले लेंगे, अभी के लिए अपन वन शॉट में डायरेक्टली चीजें ये देख रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में सोचो, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को बेसिकली के बोला होगा, नो डाउट, जिसकी वैल्यू है m अपॉन रूट ऑफ L1 L2 से क्या दिखने को मिल रहा है कि कोई तो कॉइल है, ये कोई तो सर कॉइल होगी सर, ये इस कॉइल को L1, इसका जो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो L1 बोल दिया, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा सर ये L2 बोल दिया सर। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब होता है कि कितना फ्लक्स लिंक हुआ, कितना फ्लक्स लिंक हुआ। कितना फ्लक्स लिंक हुआ, कितना फ्लक्स लिंक हुआ, मतलब अगर मैंने इस कॉइल में करंट दौड़ाई, इस कॉइल में मैंने करंट दौड़ाई, मैंने ऐसा करंट दौड़ाई इस कॉइल में, मान लेते हैं इस कॉइल में जो करंट दौड़ने की वजह से जो फ्लक्स बना, वो फ्लक्स बनते ही वो कितना फ्लक्स यहाँ पे गया। अगर यहाँ का बनने वाला हर फ्लक्स यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे जितना भी फ्लक्स बन रहा है सारा का सारा फ्लक्स इसके अंदर चला जाए, सारा का सारा फ्लक्स इसके अंदर चला जाए, तो उसको बोलेंगे 100% लिंकेज, 100% लिंकेज, 100% लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 100% लिंकेज बोलेंगे, 100% लिंकेज बोलेंगे। और उस 100% लिंकेज की वजह से उस केस में के की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू 1 होती है। और जब के की वैल्यू 1 होती है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ L1 L2। ये कौन सा केस है, जब 100% लिंकेज है, 100% लिंकेज होगा तब का केस है, तब का केस है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे अगर ध्यान दें, आगे अगर फोकस करें तो कौन से ऐसे केसेस है जहां पर फ्लक्स पूरी तरीके से लिंक हो जाएगा। तो सबसे पहला केस नंबर 1, अगर ये कॉइल को तुम ऐसे ऐसे बनाओ, ठीक है, फिर इस वाली कॉइल में तुम करंट दौड़ाओ, नो डाउट इसी कॉइल में तुम करंट दौड़ाओ, बट दूसरी वाली कॉइल को इधर ला करके ऐसा फंसा दो, टाना नाना नाना टाना। भाई साहब ये वही केस है जब इस येलो वाली में से फ्लक्स बनेगा और पूरी तरीके से फ्लक्स, देखो फ्लक्स बन करके पूरी तरीके से लिंक हो जाएगा, पूरी तरीके से पूरा का पूरा 100% लिंकेज अगर करना है तो कॉइल को ऐसा फिक्स करना पड़ेगा। ये वही केस है जब 100% लिंकेज पॉसिबल है। 100% लिंकेज अगर करवाना है तो फ्लक्स कॉइल ऐसी होनी चाहिए, कॉइल दोनों एक दूसरे से जुट होनी चाहिए, 100% लिंकेज। एक तरीका और है 100% लिंकेज करवाने का, बाद में बताऊंगा। यहाँ पे m इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 L2 L2 सेल्फ इंडक्टेंस। इनके बीच में क्या रख दिया, कोई कोर रख दिया जिससे थोड़ा फ्लक्स अच्छे से यहाँ पे बूस्ट होकर के यहाँ पे पहुंच पाया। यहाँ पे करंट दौड़ा और नो डाउट कि यहाँ पे फ्लक्स बना, जैसे यहाँ पे फ्लक्स बना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे करंट ऐसे करते हैं कि करंट यहाँ से दौड़ा ताकि ये करंट ऐसे घूम करके दौड़े, फ्लक्स ऐसे बने, तो फ्लक्स ऐसे बना, यहाँ पे जाएगा फ्लक्स, नो डाउट कि कुछ ना कुछ तो फ्लक्स जाएगा, पर डिस्टेंस कॉइल, दो कॉइल के बीच में डिस्टेंस आ गया तो फ्लक्स पूरी तरीके से लिंक नहीं होगा, कुछ फ्लक्स जाएगा पर पूरा 100% नहीं जाने वाला, 100% फ्लक्स लिंक नहीं होगा, 100% लिंक नहीं होगा। जब 100% लिंक नहीं होगा, अगर 100% लिंक नहीं होगा तो उस टाइम पे के की वैल्यू डेफिनेटली, देखो कुछ फ्लक्स लिंक हुआ है मतलब के 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ लिंक हो चुका है, के 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, क्योंकि 100% लिंक नहीं हुआ, 100% लिंक में तो ये 1 होता है। और कॉइल को बहुत दूर रख दिया तो यहाँ का फ्लक्स बन करके यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा इस कॉइल में, तो नो डाउट कि के की वैल्यू 0, के 0 तो एम भी 0, सिंपल सी बात है। अगर के को 0 किया तो एम भी 0, पक्की बात।
हाँ ना तो बोलो यार, हाँ ना तो बोलिए, हाँ ना तो बोलिए, बहुत बढ़िया सर। ध्यान से देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं तुमने? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, मैं इसी तो साइड होता हूँ। ठीक है, ये ले लो, इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, बहुत बढ़िया, ले लिया, पक्की बात। आगे चले, चलिए अब टॉपिक आ जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सर, अब तक सर इंड्यूस्ड ईएमएफ सुना है, इंड्यूस्ड करंट सुना, सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, ये समझते हैं। इसको समझने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए, थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। समझ लेते हैं ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पूरा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा मोड़ा समझाऊंगा, नो डाउट चैप्टर पढ़ के आओ अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? कमाल की बात है, मुझे इतना पता होना चाहिए कि वायर में, एक बात मुझे पता है सर, वायर में सर अगर हम बैटरी ऐसे लगाते हैं, बैटरी का हायर वोल्टेज जिधर होता है सर, वहीं पे सर यहाँ पे हायर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे V, यहाँ पे 0, ये हायर वोल्टेज बोलते हैं इसको, लोअर वोल्टेज, तो हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है सर V/L, V/L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर कैसे होती है सर, हायर वोल्टेज से लेकर के लोअर वोल्टेज। सर हायर वोल्टेज से ही कौन दौड़ता है सर, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज कौन दौड़ता है, करंट दौड़ता है, करंट यहाँ पे दौड़ता है सर। बाद में सर हमने यही बोला था कि करंट जो दौड़ता है ना सर, ये जो करंट दौड़ रहा है ना सर, करंट को ही हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, कि पॉजिटिव चार्ज जब दौड़ता है सर उसी को हम करंट बोलते हैं, याद रखना। पॉजिटिव चार्ज का जो इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है जब वो दौड़ता है, उसी के डायरेक्शन को हम लोग करंट बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज दौड़ता है उसी को हम करंट बोलते हैं। मतलब सर ये भी हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ ही दौड़ता है सर, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन, जो माइनस क्यू होता है सर, जो नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग E- बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वो ऐसे दौड़ता है सर, वो ऐसे दौड़ता है। तो E- जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ लोअर से हायर की तरफ दौड़ता है, लोअर से हायर की तरफ, हायर वोल्टेज की तरफ दौड़ता है, 0 वोल्ट से लेकर के वी वोल्ट तक हायर वोल्टेज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज या फिर करंट, कुछ भी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज या फिर करंट, कुछ भी बोलो, इन तीनों का डायरेक्शन या फिर इन दोनों का डायरेक्शन हायर वोल्ट से लोअर वोल्ट, हायर वोल्ट से लोअर वोल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब एक बात बोल सकते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज दौड़ेगा उसी डायरेक्शन में पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉजिक अगर याद हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इस पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इतनी बात पता होगी सर, इतनी बात पता होगी। अब क्या बताना चाहते हो आप? ठीक है, बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, पूरे चैप्टर में क्या बात चल रही है कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन एनी क्लोज्ड पाथ। उसने बोला है कि जब जब, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बता दे रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड से ये अलग है। Whenever magnetic field is changing, an induced electric field is produced in any closed path. ठीक है, नहीं समझा कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे। The induced electric field क्यों बनता है? ड्यू टू चेंजिंग, प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है? चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन रहा है, और जो कि डिफरेंट है, इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड वी स्टडीड इन द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ फिर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इंड्यूस्ड, देखो क्लोज इंटीग्रेशन E बार डॉट dl बार इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt।
मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है क्लोज पाथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है क्लोज्ड पाथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है क्लोज्ड पाथ में। क्लोज्ड पाथ। अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, unlike electrostatic field, the lines of induced electric field form closed loop। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से अलग है भाई साहब, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में था वैसा अलग है। इनका मानना क्या, थोड़ा बोलो, थोड़ा समझो इस बात को। अगर तुमको ये लाइन नहीं समझी कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल से। तुमको अब तक ये पता लग गया कि सर अगर फ्लक्स चेंज होगा सर तो डेफिनेटली सर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तुमको ये पता लग गया, तुमको क्या पता लग गया, तुमको ये पता लग गया। सोचो थोड़ा, इनका बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा मैं बताता हूँ तुमको। इसको मैं थोड़ा अलग करके रख लेता हूँ। इसका मतलब समझो थोड़ा। इनका मानना है कि अगर करंट ऐसे दौड़ रहा है, डेफिनेटली करंट ऐसे दौड़ रहा है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, एक काम करते हैं ऐसा बोलते हैं। इनका मानना ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि फ्लक्स अंदर की तरफ है, अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ चेंज हो रही है, अंदर की तरफ बी इंक्रीजिंग हो रहा है, बी इंक्रीजिंग हो रहा है अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ बी इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, सॉरी इंड्यूस्ड करंट बनेगा या फिर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, अंदर की तरफ से हो जा रहा है तो बाहर की तरफ इंड्यूस, तो मतलब इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। डेफिनेटली करंट ऐसे होगा, करंट ऐसे ही दौड़ेगा, ठीक है, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट सर ऐसे बन जाएगा, क्योंकि अगर बी अंदर की तरफ चेंज हो रहा है तो अंदर बाहर की तरफ इंड्यूस करंट बन जाएगा। और अगर इंड्यूस करंट बाहर की तरफ बन रहा है, बाहर की तरफ मतलब जो हम लोग उसको अपोज कर रहे हैं, तो करंट ऐसे बन रहा है। करंट अगर ऐसे बन रहा है तो करंट के जगह पे कौन, किसको लेना है? करंट के जगह पे मैंने अभी एक बात करी थी, करंट की जगह पे मैंने एक बात करी कि करंट को ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, हायर से लेकर लोअर वोल्टेज। ऐसा वही सेम रेफरेंस यहाँ पे भी लेना है कि पक्का अगर करंट दौड़ रहा है मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसा दौड़ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे दौड़ रहे होंगे, सही कि नहीं, जिसको हम टेंजेंशियल पाथ से दिखा सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, करंट इंड्यूस करंट दौड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज दौड़ा होगा। और पॉजिटिव चार्ज अगर दौड़ा, थोड़ा सोचो, अगर पॉजिटिव चार्ज दौड़ता है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उनका मानना है कि पक्का 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनी होगी, पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, तभी तो पॉजिटिव चार्ज उसके डायरेक्शन में दौड़ रहा है पर वो गोल गोल घूम जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। उनका मानना है कि पक्का इस लूप में, पक्का इस लूप में पक्का इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गोल गोल घूम रही है, क्योंकि वो टेंजेंशियल पाथ पे है। और इस गोल गोल घूमने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो ये क्यों हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसकी शुरुआत हुई। मैं फील्ड अंदर की तरफ चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट ऐसे दौड़ा, और करंट दौड़ा मतलब पॉजिटिव चार्ज दौड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज दौड़ा होगा तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर दौड़ रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये दिखने में कैसा लग रहा है, लग रहा है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा गोल गोल घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गोल गोल घूमा किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज पाथ में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या फिर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है क्लोज पाथ, क्लोज लूप में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिख रही है, क्लोज लूप में दिख रही है, क्लोज लूप में दिख रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मैजिक जैसा दिख रहा है, जादू जैसा दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड गोल गोल घूम रहा है। भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया, मैंने
भाई साहब ये वो चैप्टर से जो फील करा रहे हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है जो फील कराने की कोशिश कर रहा है, जो फील कराने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कभी आपस में अलग थे ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा अलग दुनिया है। मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ते हो आप तो लगता है पूरी मैग्नेट पूरी अलग दुनिया है। पर जब आप पढ़ते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दो चैप्टर आप पढ़ते हो तो आपको फील होता है अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ में ही थे, ये लोग, ये तो पति पत्नी थे, कभी अलग थे ही नहीं। दे बोथ आर कपल्स, दे आर हस्बैंड वाइफ, ये कभी अलग थे ही नहीं एक दूसरे से, इनको मिक्स करके पढ़ना है। तुमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चेंज किया, इंड्यूस करंट बना, मतलब पॉजिटिव चार्ज दौड़ा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिखने में लग रही है गोल गोल घूम रही है, ओ हो, मतलब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो ये शुरुआत हुई। तो ऐसे टाइप ऑफ फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस टाइप ऑफ फील्ड आर नोन एज अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुपर। देखो सबको सब कुछ समझ में आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। ये ले थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया ले लिया ले लिया, पक्की बात। ये ले चुके हो ना, ये सब तो ले चुके हो, हाँ ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी पता होना चाहिए, इसी के रेफरेंस से मैंने बताया, ठीक है। चलते हैं एडी करंट की तरफ। एडी करंट भी अभी तुमको रियलाइज होगा कि तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, एडी करंट पढ़ चुके हो। क्या है एडी करंट, क्या है एडी करंट, सिंपल सिंपल समझ लेते हैं। वी नो दैट changing magnetic field can produce electric field. अच्छा सॉरी वापस। We know that changing magnetic field can produce induced electric field. Induced electric field. Change in magnetic field याद रखना। Change in magnetic field can produce induced electric field. ओ हो, आप समझा induced electric field पढ़ना क्यों जरूरी था सर? induced electric field बना सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर के करंट तो बना ही रहा था, बाद में पता लगता है कि साला इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता है, एंड दस इंड्यूस करंट इन क्लोज लूप, नो डाउट इंड्यूस करंट। भाई साहब इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के टेंजेंशियल पाथ पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हम लोग ने वही देखा। सो उन्होंने वही बोला है कि एडी करंट जो होता है आर द लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एडी करंट जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट के लूप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लूप्स होते हैं जो इंड्यूस होता है विद द कंडक्टर, विद इन कंडक्टर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, सुनो ध्यान से, एडी करंट आर द लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर, विद इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर की बात चल रही है भाई साहब। by changing magnetic field in the current, करंट नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर। हम लोग करंट को नहीं, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर रहेगा यहाँ पे रफ करते हैं इसको रफ करते हैं, इन द कंडक्टर रहेगा। कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हुआ कंडक्टर के अंदर जो गोल गोल था, इसी को एडी करंट बोल रहे हैं। द टर्म्स एडी मींस, याद रखो, द टर्म्स एडी मींस अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर और वर्लपूल होता है ना, गोल गोल घूमता है, वाटर होता है गोल गोल घूमता है। सिंस दीज करंट्स लुक्स लाइक ए एडी, उन्हीं को एडी बोलते हैं, एडी का मतलब यही है, हेंस नेम एज अ एडी, hence the name as AD. No doubt कि these current were discovered by the Foucault in 1985, so that's why AD current are also known as a Foucault current. तो कैसा होता है कि एक कंडक्टर है, बेसिकली कंडक्टर ले लो, क्या होता है इधर ही समझो यार फटाक से। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, दौड़ कंडक्टर के अंदर चेंज करो, एक लूप ले लो, क्या ले लो, एक कंडक्टर लिया, एक लूप ले लो, एक लूप ले लो,
एक लूप ले लो, कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो एक लूप ले लो, उसी के अंदर एक लूप रख दिया और उसके अंदर नो डाउट की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चेंज हो रही है, तो इंड्यूस करंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और जिधर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, सॉरी इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा, इंड्यूस करंट ऐसे बन रहा है, आई इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस ऐसे बन रहा है, और इसी इंड्यूस करंट को कहेंगे एडी करंट। भाई साहब एडी करंट जो पहले से पढ़ते आ रहे हो वही है, पर इस बार इसमें था क्या कि कंडक्टर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो जो करंट बनेगा लूप में उसी को मैं एडी करंट कहूंगा। ओ हो सर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे सर, स्टार्टिंग से तो पढ़ रहे हैं सर, बचपन से नहीं मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं सर, ये चीज हम लोग सर स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे थे। हाँ ना, तो बोलो यार पक्की बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सही, वाह वाह, ठीक है सर, सब कुछ समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखें तो सर सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ट्रेन के ब्रेक्स में यूज होता है, ब्रेक्स ऑफ ट्रेन में यूज होता है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में यूज होता है, इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है, स्पीडोमीटर्स में यूज होता है। ये सब थियरीज हैं, ये सब जाकर के थियरी थोड़ा नोट से पढ़ लेना, वो थियरीज को, थियरीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा इसको डिटेल नहीं करेंगे। इसका तुमने ये लिया कि नहीं लिया, ठीक है, ये ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया था स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, ये ले लेना, इन सब के बारे में थोड़ा दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, वक्त आ गया चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वक्त आ गया है, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ चुका है जो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। सर ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी तुमने, देखिए सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए आराम से खत्म करते हैं इस टॉपिक को, अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं पहले, जैसा बुक में दिया है, मैं 3D वाला भी बना सकता हूँ, पर बुक में जो दिया गया वही बना लेते हैं, बेस्ट हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला, ढूंढने, ठीक है, इतना काफी होगा शायद से। उसके आने से मुकम्मल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी होगी अनहोनी हर आस हुई कम। चलिए ध्यान से देखें तो नो डाउट कि ये क्या होता है, बेसिकली ये सॉफ्ट आयरन कोर का बनता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का बनेगा, और यहाँ पे हम लोग को प्राइमरी वाइंडिंग करनी है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स को समझना है बहुत बढ़िया तरीके से, ये सब चीज़ें समझनी है। पहले ना थोड़ा सा ये देख लो, थोड़ा ट्रांसफॉर्म के बारे में देख लो कि ट्रांसफॉर्म करता क्या है, थोड़ा समझते हैं इस बात, उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, आराम से जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे, पहले ये चीज़ बेसिक चीज़ देख लो पहले ये क्या है। नो डाउट कि दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, दो टाइप के ट्रांसफॉर्म होते हैं। पहला टाइप है जिसका नाम है स्टेप अप, पहले यही सब पढ़ लेते हैं अच्छे से, थोड़ा टाइप पढ़ लेते हैं, बाद में कंस्ट्रक्शन देखते हैं, नहीं तो इसके लिए जगह नहीं मिलेगा। एक होता है स्टेप डाउन, हर चीज में स्टेप अप में दो चीजें होंगी, एक होगा इनपुट आउटपुट, इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, इसमें भी होगा एक इनपुट। ट्रांसफॉर्मर नहीं होता तो कमाल नहीं होता सर, ट्रांसफार्मर दिखने में साइज में बड़ा भी होता है, अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, अभी के लिए तो मेजर तरीके से हम लोग को दो टाइप पढ़ना है, और अलग अलग तरीके से इसका यूज होता है, बहुत बड़ा डिवाइस भी होता है, बहुत छोटी चिप में भी यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत, पावर सप्लाई में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको ट्रांसफार्मर ही 3 सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे वो लोग, 2 पार्ट 3 पार्ट में, वही ट्रांसफार्मर एक सब्जेक्ट की तरह आपको पढ़ाया जाएगा एज अ सब्जेक्ट। इतनी बड़ी चीज़ है तो अपन तो बहुत बेसिक बेसिक बात करने वाले हैं, बहुत छोटी मोटी बातें करेंगे,
ठीक है, देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि अगर इनपुट वोल्टेज को मैं वी लिख देता हूं, इनपुट वोल्टेज मेरा कम है और आउटपुट वोल्टेज मेरा ज्यादा है, मतलब मैंने 2 वोल्ट इनपुट डाला पर आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, आउटपुट वोल्टेज मेरा ज्यादा हो गया, उसको मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलूंगा, स्टेप अप बोलूंगा। स्टेप अप कैसे बनाना है मैं बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे अपन, पर अभी के लिए थोड़ा इसमें आइडिया लगा लो। स्टेप डाउन में मेरा जो इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, इनपुट वोल्टेज ज्यादा है पर मेरा आउटपुट वोल्टेज कम है, आउटपुट वोल्टेज कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन। पर याद रखो जिसका इनपुट करंट, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट करंट ज्यादा कम होता है, उस टाइम पे इनपुट करंट जो होता है ना भाई साहब, इनपुट करंट जो होता है ना, इनपुट करंट वो ज्यादा होता है और आउटपुट करंट कम होता है, आउटपुट करंट कम होता है। जब इनपुट वोल्टेज ज्यादा होता है तो इनपुट करंट कम होता है और आउटपुट करंट ज्यादा होता है। ये कंडीशन याद रखो, पता नहीं कैसे याद कैसे बताता हूं। बेसिकली ये कंडीशन आइडियल ट्रांसफार्मर की है। आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता